Hello everyone, this is Himani and I welcome you all to Study and Sleep. ये हमारा 7th लेक्चर है मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज में। तो आज हम देखेंगे सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि ब्रिटिशर्स की जनरल पॉलिसी चल क्या रही है। तो 1757 से लेकर 1818 में ये लोग एक्सपेंशन करना चाहते हैं। ये लोग कैसे एक्सपेंशन करेंगे? पॉलिसीज के द्वारा, और ये लोग अलायंसेस बनाएंगे, ऐसे एक्सपैंड करना चाहते हैं। फिर 1818 से 1857 के बीच में इनकी कैसी पॉलिसी है? ये बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो गए हैं, इनके पास बहुत ज्यादा जब पावर आ गया है तो डोमिनेशन ब्रिटिशर्स का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो अब हम देखते हैं कि सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स है क्या। तो सब्सिडरी अलायंस का आने का रीजन ये था कि जो नेपोलियन है वो एडवांस कर रहा था। ठीक है, तो नेपोलियन का थ्रेट था। जब नेपोलियन इजिप्ट तक पहुंच गया तब लॉर्ड वेलेस्ली को ब्रिटेन से भेजा गया। तो लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे 1898 से 1905 में। तो इन्होंने सोचा कि हम नेपोलियन को कैसे काउंटर कर सकते हैं। अगर नेपोलियन को कोई भी असिस्टेंस ना मिले इंडियन रूलर से तो वो यहाँ पे नहीं राज कर पाएगा, यहाँ पे नहीं आ पाएगा, राइट। तो इन्होंने बनाया सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी। यहाँ पे क्या होता था कि जो भी ऐसे कोई इंडियन स्टेट है, प्रिंसली स्टेट, जहाँ पे राजा है एक, ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी एक्सटर्नल रिलेशंस होंगे, यानी कि फॉरेन रिलेशंस जो होंगे, ये स्टेट के बाहर के रिलेशंस है, वो सारे रिलेशन कौन हैंडल करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे कोई वॉर है या किसी स्टेट के साथ कोई नेगोशिएशन करनी है तो वो परमिशन के साथ होगी। अगर कंपनी परमिट करेगी तभी वो चीज होगी। कोई भी इंटरफेरेंस कंपनी की इंटरनल रूल में नहीं होगी। अगर कोई इंटरनल अफेयर है किसी राजा का किसी भी स्टेट में, तो वहां पे कोई भी कंपनी की इंटरफेरेंस नहीं होगी। ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था कि जो ब्रिटिशर्स की आर्मी है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी है, वो उस स्टेट में बैठी रहेगी। वहां पे वो अपने ट्रूप्स को रख देंगे और वहां का जो ट्रूप्स का मेंटेनेंस का चार्ज होगा वो राजा ही पे करेगा। कैसे? या तो वो अगर बड़ा किंगडम है तो वो लैंड राइट्स दे दें ताकि ये लोग रेवेन्यू और ये सब कलेक्ट कर सकें। नहीं तो अगर छोटा किंगडम है तो इन लोगों को टैक्सेस पे करने पड़ते थे कैश में। ठीक है, ये मेंटेन करते थे। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये था कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट हमेशा रहेगा वहां पर, उस स्टेट के अंदर एक ब्रिटिश रेजिडेंट। अब उस ब्रिटिश रेजिडेंट का क्या सिग्निफिकेंस है? उसी से पूछ के सारे काम होंगे। ठीक है, अभी राजा के पास जो इंडिपेंडेंस थी वो जा चुकी है। तब आप सोच रहे होगे कि ये लोग इस ट्रीटी को साइन क्यों कर रहे हैं, इस अलायंस में आ क्यों रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने परस्यू किया कि या तो तुम इसको साइन करो या फिर हम तुम पे वॉर कर देंगे। ठीक है, अब उनको लगा डर, जो भी इंडियन स्टेट्स थे, क्योंकि उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी और ये सब देखा हुआ था और बहुत ज्यादा डोमिनेशन बढ़ चुका था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स अभी एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह काम कर रहे हैं, नहीं, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो गए थे ब्रिटिशर्स। तो इन्होंने सब्सिडरी लाइंस पे साइन किया। तो इसे क्या एडवांटेज मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को? ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मिला कि जो भी स्टेट है स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे इनके ट्रूप्स हैं, कोई खर्चा खुद नहीं देना है, जहां पे बैठे हुए हैं वहीं पे लोग खिला रहे हैं, राइट। उनको पैसा मिल रहा था। और ये जो ट्रूप्स बैठे हुए हैं, अब इनको ये भी तो एक हो गया ना कि ये कभी नेपोलियन के साथ नहीं मिलेंगे या ये आपस में नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि एक्सटर्नल रिलेशन तो हम संभाल रहे हैं। और इन्होंने इतना ज्यादा पावर एक्वायर कर लिया था ब्रिटिशर्स ने कि अब कोई यूरोपियन कंट्री, जो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज आए थे इंडिया में, उनका अब कोई स्कोप नहीं रह गया था कि वो इंडिया पे अब रूल कर पाएंगे। और तो और इनको टेरिटरीज भी मिल गई। अब जगह जगह पे ट्रूप बैठा रखे हैं तो इनको टेरिटरीज भी मिल चुकी थी। तो ये किस किसने साइन किया? नवाब ऑफ हैदराबाद, रूलर ऑफ मैसूर, राजा ऑफ तंजौर, नवाब ऑफ अवध, पेशवा, भोसले राजा ऑफ बिरार, सिंधिया और राजपूत स्टेट्स। ठीक है, इन सब ने ये सब्सिडरी अलायंस साइन किया था। अब हम देखते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी क्या थी। तो अब अगर मान लो कि कोई राजा है, ठीक है, ये कोई प्रिंसली स्टेट है, उसका राजा है और उसका कोई बेटा नहीं है। ठीक है, या तो कंपीटेंट नहीं है वो, या है ही नहीं। मतलब जो राजकुमार है वो या तो इनकम्पीटेंट हो सकता है, राइट। तो या तो वो इनकम्पीटेंट है या वो है ही नहीं असली में। और अगर कोई अडॉप्टेड है तो ये लोग अडॉप्टेड सन का अगर वो सक्सीड करता है तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। मतलब अगर कोई लीगल हायर नहीं हुआ तो ये लोग एनेक्स कर लेंगे, तो ये पूरा किसके पास चला जाएगा? ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। तो ये लाए क्यों थे ये लोग? अब ये लोग बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो चुके थे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी आया था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। तो लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक थे गवर्नर जनरल? वो थे 1848 से 1856 के बीच में।
तो ऐसा नहीं था कि ये पहली बार ऐसा कुछ आया है कि लीगल हायर अगर नहीं होगा तो इनका एनेक्स कर लिया जाएगा। ये पहले भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसी बात बोली थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने ये बोला था जैसे अगर कोई किसी राजा को अपने राजकुमार अडॉप्ट करना है तो वो पहले अपना बताएगा कि हाँ मुझे अडॉप्ट करना है, और वो ब्रिटिशर्स के पास राइट होगा कि हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन डॉक्टर ऑफ पॉलिसी में क्या था कि उन्होंने सिरे से नकार दिया कि नहीं, अडॉप्टेड अगर होगा बेटा तो वो राजा नहीं बन सकता। तो सक्सेशन वॉज नॉट अलाउड बाय अडॉप्शन। अगर अडॉप्टेड बेटा है तो वो सक्सीड नहीं कर सकता। और अडॉप्टेड बेटा जो होगा उसको कोई पेंशन भी नहीं मिलेगी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पेंशन दे रही है जो राजा महाराजा ये सब है, क्योंकि उन्होंने उनकी जगह तो उन्होंने ले ली है। लैंड रिवेन्यू वो लोग कलेक्ट कर रहे हैं और ये लोग अब नीचे बस बैठे हुए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतने लोग नहीं थे कि ये अपने आप से हर जगह रूल कर सकें, इसलिए ये सब लेकर आ रहे हैं। सब्सिडरी अलायंस इसीलिए लाए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में इन्होंने बस अपना टेरिटरी बढ़ाने के लिए किया। तो अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ इन्होंने एनेक्स किया इस तरीके से। सतारा, झांसी, संबलपुर, भगत, उदयपुर, नागपुर। ठीक है। अब हमने हमेशा से सुना है कि 1857 का एक कारण ये भी था कि नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई थी। तो नाना साहब है कौन? नाना साहब है अडॉप्टेड सन ऑफ मराठा पेशवा बाजीराव टू। ठीक है। जो पेशवा बाजीराव टू है उनका अडॉप्टेड बेटे थे नाना साहेब। तो ये अडॉप्टेड थे मतलब इनका कोई राइट नहीं है, तो इनको ना टाइटल मिला ना ही इनको पेंशन मिली। और ये सब जब हो रहा था ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो इसकी इसकी वजह से बहुत सारे इंडियन प्रिंसेस के अंदर बगावत से शुरू हो गई, यार हमारा है ना, अडॉप्टेड भी है तब भी तो हमारा ही है, ये लोग कैसे ले सकते हैं। बहुत सारे इंडियन स्टेट की सॉवरेनिटी चली गई। अब जब डलहौजी 1856 में ब्रिटेन वापस गया और 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गई, तो सबने बोला कि तुम्हारी पॉलिसीज की वजह से ऐसा हुआ, और बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था डलहौजी को। तो ये था हमारा आज लेक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक द वीडियो, and if you have any doubts or any queries you can write it in the comment section below. Share and subscribe the channel. Thank you.